नमस्ते। हमारे साथ सतीश झा साहब एक बार फिर से। और सतीश झा साहब को हम सब लोग इसलिए ज्यादा याद करने लगे हैं क्योंकि ट्रम्प जी को हम जब सब लोग ज्यादा याद करने लगे हैं। ट्रम्प साहब, मैं मतलब एक चीज कहूंगा कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एलन मस्क एक एक सफल बिजनेसमैन क्यों हुए हैं। उसका कारण एक कल मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने तो अपना गोली चलानी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसा पेपर में रिपोर्ट हो रहा है कि एलन मस्क ने उनसे कहा कि भाई इसको 90 दिन का जरा होल्ड करके रखिए और तब तक लोगों से नेगोशिएट करिए। और उसमें उन्होंने होल्ड किया, लेकिन होल्ड करने के बाद भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन लिक माई दिस लिक माई दैट, वो मतलब वो ये सब भाषाएं, तो अगर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करिए तो बड़ा गंदा ट्रांसलेशन होता है लोगों का। इस पे यहाँ पे तो एक क्रिमिनल ऑफेंस ऑफेंस मान लिया जाएगा, लेकिन वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। सतीश भाई ये बताइए, ये जो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के शेयर मार्केट को उठा पटक कर रहे हैं, जिससे अगर पहले से आपको पता हो कि आपके स्टेटमेंट से ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो सोचिए कितना पैसा आप कमा सकते हैं। ये कर क्या रहे हैं, मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। और पहला सवाल ये, दूसरा सवाल एक और है, मैं पहले इस पे आपकी एक ले लूं टिप्पणी, फिर आगे बात करते हैं। जी, देखिए, ट्रम्प एक व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है। और वो बिजनेसमैन भी किस तरह का, जो कि बिल्डर होते हैं, जिनकी बिजनेसमैन की श्रेणी में उनकी जगह थोड़ा नीचे होती है। उसकी कई वजह हैं कि उनका जो माहौल होता है उसमें एक दादागिरी काफी उसकी जरूरत पड़ती है, दादागिरी की। और वो दादागिरी की तरह काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनके जो अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करना, वो उनका पुराना काम है। किसी भी तरह से जैसे करना, वहाँ के लॉज बहुत ही कड़े हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग में कितने लोग, अच्छे खासे लोग जेल जा चुके हैं क्योंकि गलती से, इनफैक्ट काफी नामी लोग जेल जा चुके हैं। लेकिन ट्रम्प ने ये दिखा दिया है कि कानून औरों के लिए है, उसके लिए नहीं है। उसके ऊपर करीब 12,000 केसेस में कहीं ना कहीं किस तरह से बचता हमेशा चला गया है, सेटल किया इधर उधर। तो पहली बात तो ये व्यापारी है, और ये पूरी प्रेसिडेंसी को, व्हाइट हाउस को व्यापार का एक एक्सटेंशन मान रहा है। एक बात ये। तो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन होगा, उसके दोस्त करेंगे, उसके नाम पे किया जाएगा, उसका एक हिस्सा उसके परिवार को ही मिलता रहेगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इसने पहले 4 साल, जो 2016 से 2020 में भी यही चीजें की थी। पहले बच्चों को सामने किया, बेटी को सामने किया, दामाद को सामने किया, औरों को सामने किया। इस बार उनको सामने नहीं किया है, लेकिन वो लोग बैकग्राउंड में यही कर रहे हैं, सारा सिर्फ व्यापार कर रहे हैं उसकी व्हाइट हाउस प्रेसिडेंसी का। और ये जो आप देख रहे हैं कि एक बार ये कह दो कि हम ये करेंगे, और फिर उसको पॉज कर दो, फिर ना करो। वो नेगोशिएशन टैक्टिस उसकी है। ये उसकी जो आर्ट ऑफ द डील है, उसका एक हिस्सा है। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो मुझे उम्मीद थी कि वो इस पर कुछ करेगा। जैसे टिकटॉक को देखिए, टिकटॉक को उसने पहले दोनों तरफ की बातें की। दोनों दोनों मुझ से बोलता है, मतलब मुंह के दोनों तरफ से बोलता है। अभी कि नहीं होना चाहिए, फिर होना चाहिए, फिर उसको कुछ दिन का पॉज दिया। जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो 5 दिन का पॉज और कर दिया। तो उम्मीद थी कि पॉजिंग पॉलिसी, पॉज इज द पॉलिसी। तो उसने इसको जो पॉज किया है, उसकी वजह यह है कि एक तो अभी झगड़ा है दो तरह के लोगों में। एक तो इसकी जो पॉलिसी वाले हैं, पीटर नवारो और इस तरह के लोग जो इसके साथ हैं, जिनका बिजनेस से कोई नाता नहीं है, वो लोग इसको गाइड करते हैं। उनके आधार पर इसने टैरिफ का काम शुरू किया। लेकिन उसमें उसकी ख्वाहिश थी नेगोशिएट करने की तमाम देशों से, बैक एंड में। तो नेगोशिएशन बैक एंड में चल रहे हैं सबको मिला करके। एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि जो उसके विरोधी हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, या जो बिजनेस करते हैं, या जो बड़े व्यापार के मालिक हैं, वो इसके विरोध में हैं, टैरिफ वॉर के। इसके पक्ष में है जो पॉलिसी प्लानर, जो उसके अपने हैं, पीटर नवारो की तरह के, या इसके आसपास के जो 2 4 5 लोग हैं, जो इसमें देख रहे हैं कि कैसे ट्रम्प की जो मनोवृत्ति है, उसका कैसे फायदा उठाया जाए। तो सब मिलाकर के जो ये है ट्रम्प की मनोवृत्ति, उसका अपना मनोविज्ञान, उसकी अपनी स्टाइल, उसका जो बैकग्राउंड है, एक छोटे बिल्डर से हुआ बड़ा बिल्डर। वो बहुत बड़ा बिल्डर नहीं है। स्टीव वेन उसका 10 गुना बड़ा ज्यादा बिल्डर हुआ करता था। तो आम लोग और 15 20 गुना बड़े बिल्डर इससे हैं। लेकिन ये उनकी बड़े लोगों के बीच में छोटा बिल्डर है, और उसकी जो मनोवृत्ति उस तरह की बनी हुई है। लेकिन इसने जिस तरह से व्हाइट हाउस को सेंटर ऑफ करप्शन मान लीजिए, सेंटर ऑफ बिजनेस मान लीजिए,
व्हाइट हाउस की जो अब तक की जो मूल्य थे उन सब कुछ खत्म कर दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो है 25 साल बाद लोग इसकी बहुत तारीफ करेंगे, ये पूरे सिस्टम को जो है जो इस तरह झकझोर रहा है उससे कुछ सफाई होगी। वो सब बेकार की बातें हैं, वो सब पब्लिक को दिखाने के लिए है। बेसिक इशू ये है कि जहां ट्रंप का फायदा होगा वहां चीजें जिस तरह चाहेगा बदलेंगी, और इसके लिए कोई भी नियम सैक्रोसैंक्ट नहीं है, कोई भी लॉ सैक्रोसैंक्ट नहीं है। जो भी करेगा, हम मैं डिक्टेटर हूं, मैं तानाशाह हूं, उसने कई बार कहा है आई एम द ओनली वन हु मैटर्स। अगर किसी कोई मतलब है तो सिर्फ मेरा है, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो वो इस बात को समझना पड़ेगा ट्रंप को समझ समझ के। और इसके इसके विपक्ष में कौन है, पक्ष में कौन है, और किस तरह से नेगोशिएट कर रहा है। लोग ये कहते हैं कि भाई इसने दुनिया को बांट दिया दो हिस्सों में, एक जो इसकी बात सुनते हैं, और एक जो नहीं सुनते हैं। नहीं सुनने वाले एक ही देश बचा है जो कि चाइना है, और चाइना के ऊपर वो उन्होंने लागू भी कर दिया। इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसका होगा? देखिए, नुकसान तो अमेरिका का भी होगा, और फायदा चीन का होगा कि वो हिंदुस्तान की तरफ आएगा। तो हिंदुस्तान बीच में बना हुआ ऐसा बहुत बड़ा देश है, तो चीन की जो सामान है जो जब जहाँ जा नहीं सकते डंप किए जाएंगे भारत में। भारत को इससे फायदा भी हो सकता है, अगर ठीक से देखिए तो जो कंज्यूमर है उसको फायदा हो सकता है, इंडस्ट्री को फायदा हो, बहुत बहुत इसके कई आयाम है, डिपेंड करता है कि कौन इसको कैसे प्ले करेगा। लेकिन फील्ड जो है बिल्कुल टर्मोइल में है, मार्केट टर्मोइल में है। और पहले कभी ऐसा लगता नहीं था कि एक जो कहती है हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हम मार्केट इकोनॉमी है, हम स्टेट इकोनॉमी नहीं है। अब अगर आप स्टेट इकोनॉमी नहीं है तो ये क्या है? तो अमेरिका जो है कहता तो है कि हम मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन राष्ट्रपति अगर सब कुछ तय करेगा तो मार्केट इकोनॉमी कहाँ रह गई? तो ये जो उससे सारे नियम बदल दिए हैं जो अब तक के थे, व्हाइट हाउस के या अमेरिका की अर्थव्यवस्था के, अमेरिका की सरकार के, या इनफैक्ट अब एक ही कानून अमेरिका में है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आनंद जी। मैं एक चीज और इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये कई जगह मतलब ये इस बात की चर्चा है कि ये पहली सोची समझी राजनीति कि सोची समझी एक स्ट्रेटेजी थी। आपने पहले इस तरह की बातें की, आपने मार्केट गिराया, और फिर आपने रिकॉर्ड मतलब ऑल टाइम रिकॉर्ड आपने थोड़ा 5 ट्रिलियन का आपने उसमें रिकवरी की। जैसे जैसे सामने नतीजे आ रहे हैं कि 140 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा एलन मस्क को बहुत फायदा हुआ है। मतलब इस पूरे गिरने उठने में एलन मस्क का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, बड़े व्यापारियों का फायदा हुआ। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप जी के इलेक्शन में जो पैसा लगा था अधिकृत और अनधिकृत रूप से, वो वापस देना था। तो दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ टेलिंग 10 पीपल कि हम इस तरह का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। जो अपने आप ही इस तरह का एक छोटा हम लोगों ने इसका नमूना देखा था कि मोदी जी और अमित शाह बिल्कुल सार्वजनिक मंच से कह रहे थे कि खरीदो खरीदो खरीदो, रिकॉर्ड तेजी होगी, रिकॉर्ड तेजी होगी। और उन्होंने दाम बढ़वाया, और ये मानी हुई बात है कि जब वो धड़ाम हुई तो वो बेच के उन्होंने, मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो जब जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। क्या ये देखिए, ये सब चीजें कभी प्रूव नहीं होंगी, लेकिन शंका तो है ही इस बात की, सतीश भाई। देखिए, ये प्रूफ भी हो सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन ट्रंप के दौरान इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। ये वहां की जो एजेंसीज हैं उसको प्रूफ कर सकती हैं, लेकिन बहुत प्रूफ किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसके बाद भी एक बर्डन होता है प्रोसिक्यूटर के ऊपर। उसे तय करना पड़ता है क्या प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम सफल होंगे कि नहीं। आपके पास सारे सबूत है, लेकिन उसके विपक्ष के सबूत भी आपके पास हैं, ऐसे हैं कि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो आप प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक देखिए, ये व्यापारी है, इससे सब सोच समझ के किया, लेकिन इसकी समझ जो है शॉर्ट शॉर्ट रेंज की होती है। एक दूरदर्शी राष्ट्रपति जैसे रूजवेल्ट थे, उन्होंने हाईवेज बनाए जो दुनिया को उन्होंने सिखाया कैसे हाईवे बनते हैं। जो दूरदर्शी राष्ट्रपति होते हैं उन्होंने देश की रचना की, और इनमें दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमें कैसे आज पैसा मिले, तो उसका सबसे तरीका स्टॉक मार्केट है। तो ये मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट का इस तरह से दे करके किसी भी देश में अलाउड नहीं हुआ कि आप पॉलिसी रोज बदलिए। हमारे यहाँ एक आध बार हुआ, उसकी चर्चा हुई अपने देश में भी। जब एक आध बार गवर्नमेंट अनाउंस करती है और फिर हटा दिए तो ये इस तरह की शंका होती है। लेकिन यहाँ तो बहुत साफ सुथरी नीति है। लेकिन एक बात और भी है, कहा गया कि ट्रम्प इसका बस का इतना नुकसान हुआ कि वो काफी रोने लगे ट्रम्प ट्रम्प के सामने।
और उन्होंने उसको कहा कि ये मेरा $150 बिलियन का नुकसान हो गया, सबको लेकर के उसे कैसे निकालेंगे। तो जिनका नुकसान हुआ 6 ट्रिलियन के लॉस में अभी पिछले 15 दिनों में, उनका कल फायदा हो गया उसको पॉज करने से, क्योंकि 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था, 5 ट्रिलियन का गेन हुआ। अभी भी जो है करीब 16-17% का लॉस जब बना हुआ है, तो कुछ लोगों का लॉस हुआ, कुछ लोगों का फायदा हुआ। क्या उन्हीं का फायदा हुआ जिनका लॉस हुआ? नहीं, लॉस वालों ने, लॉस उनका हुआ जिसको बेचा, और फायदा उनका हुआ जिन्होंने उस समय इस वक्त खरीदा, अब वो फायदा दिखा रहे हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में ये होता है कि जिनको खेलना आता है वो हमेशा जीतते रहते हैं। वैसे गैम्बलिंग में कहते हैं, जो जुए की दुकानें हैं जैसे लास वेगस में, हाउस ऑलवेज विंस। तो ये लोग जो है जो बाजार चलाते हैं, उनकी जीत हमेशा रहती है। और उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं वो अपना खेलते रहते हैं, उनको भी खेलने के लिए कुछ चाहिए। तो स्टॉक मार्केट ये खेलने की चीज है या अर्थव्यवस्था स्थायी करने की चीज है? चीजें लंबे दौर के लिए दिखें, ठीक रहें, कंज्यूमर के लिए हो, ये सारे सवाल जो है ट्रंप ने उनको सिर पर खड़ा कर दिया है। तो मेरा मानना तो ये है कि जो आप कह रहे हैं उसमें उसमें काफी हद तक सच्चाई है। और ऐसा हो रहा है, और ट्रंप के लिए बहुत आसानी इस चीज कर रहा है। और लेकिन उसने सिर्फ इसी बारे में ऐसा नहीं किया है, ये बातें उसने लड़ाई में भी की है, ये बातें उसने नेगोशिएशन में की हैं, ये बातें उसने जेलेंस्की और पुतिन के साथ भी की हैं। आज एक चीज कही, कल पलट दी। लोग कहते हैं कि अगर नाश्ते और लंच के बीच में ट्रंप ने अपनी जो समझ है या अपना डिसीजन 3 बार नहीं बदला, तो ट्रंप है ही नहीं। तो ट्रंप का कोई अपना फैसला स्थायी नहीं होता। ट्रंप अपने आप में एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, जो हर वक्त जो उसको ठीक लगता है फैसला करता है। जो आदमी उसके सामने आ गया, अच्छा लगा, उसका फैसला वो कर दिया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको हमेशा मिलते चले जाएंगे, लेकिन उनको फिर ये समझाना कि ये ठीक क्यों है, ये उसको भरवाना आता है लोगों को। तो जो अल्टीमेट जो भरवाने वाला एक आदमी हो सकता है वो ट्रंप है। और ट्रंप ने पहले 4 साल में यही सब दिखाया था, जिस तरह से कोविड के समय में जिस तरह रोज आकर के काम करता था, दिखाता था, जो अपनी बात कहता था और लोगों से अपनी बात कहलवाता था। रोजाना उसने करीब 3, 4, 5, 6 महीने तक किया, और फिर देखा कि इसका कोई मतलब नहीं, तो वहां से हट गया। तो ये सब जो नाटक है, ये सब जो दिखावे के लिए है, हमेशा न्यूज में रहना, उसकी पहली जरूरत है कि रोज न्यूज में रहे, फ्रंट फ्रंट पेज पे कुछ ना कुछ रोज ही करना है, हमेशा कैमरे के सामने होना है, हमेशा अखबारों के सामने पहले पन्ने पे होना है। ये उसकी जरूरत है, उसकी भूख इस तरह की है। तो उसका मनोविज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि जो लोग सीरियस पॉलिसी के लोग अमेरिका के हैं, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाते, वो विवेचना करते रह जाएंगे, ट्रंप को समझ नहीं पाएंगे। वो खुश है इसलिए कि उसको मान लिया कि ट्रंप ऐसा ही है, वो कह के उन्होंने छोड़ दी बात। लेकिन उनकी विवेचना ऐसी नहीं है जिससे कोई फर्क पड़ेगा। उसको समझने वाले वो हैं जिन्होंने उसके ऊपर ऑटोबायोग्राफी किताबें लिखी है। आई मीन ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट किया है कि ट्रंप का एवोल्यूशन कैसे हुआ। वो लोग उसको ज्यादा अच्छा समझते हैं। उनका ये मानना है इसका कोई, इसमें ना कोई नैतिकता है, ना इसके कुछ सिद्धांत है, सिर्फ ट्रांजैक्शनल है। उसमें आप जो भी इस पे ले जाए, इससे बातचीत करके उसका भला हो जाता है। तो जी जो आप कह रहे हैं जी उसमें काफी कुछ सच्चाई जी। दिखती है मुझे तो। मैं एक चीज और जरा आपसे इसलिए कि चाइना बिल्कुल जिससे कह रहे हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। तुम 30 तो हम भी 34, तो तुम ये तो हम भी ये, तुम 100 तो हम 14। मतलब वो लगातार इनका जवाब पे हर जवाब का, हर सवाल, हर उसके मूव का जवाब दे रहा है चाइना। जो मोटे मोटे तौर पे समझ में आता है कि जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की है उसका 31-32% चाइना हैंडल करता है अकेले, और अमेरिका नंबर 2 पे, वो 15-16% करीब, 16 करीब आधे पे है, 16-17 जो भी हो। जी। अब ऐसे में ऐसा लगता है कि चाइना के सस्टेनेबिलिटी ज्यादा लंबी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई टैरिफ वॉर होती है तो चाइना के पास शायद ज्यादा लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को अगर एक किनारे करें तो एशिया और यूरोप मिलके, यूरोप करीब 38% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है, ये 35 करते हैं एशियन। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चाइना ने इस समय कोई भी कॉम्प्रोमाइज वाला वो नहीं लिखा, वो नहीं दिखा रहा है तेवर, और शायद ये चाइना को सूट कर रहा है ये टैरिफ वॉर। एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे। देखिए, इससे चीन इतना बड़ा देश है, करीब करीब अमेरिका के बराबर है आज की तारीख में। इस तरह देखिए कि उसका 20 ट्रिलियन और 30 ट्रिलियन है, सबसे बड़ा देश है।
तीसरा देश है उससे बहुत छोटा है, करीब 5-6 ट्रिलियन का आएगा। तो उसके पास ताकत है अमेरिका से जूझने की, नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका का सारा का सारा जो ढांचा है, कपड़े से लेकर के बड़ी मशीनों तक, सब चीन के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो टैरिफ वॉर के पीछे एक आर्गुमेंट ये भी है कि चाइना से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम टैरिफ वॉर करें, क्योंकि तभी हमारे लोग अंदर देश में चीजें बनाएंगे। ठीक, लेकिन जो चाइना का जो ढांचा है किसने बनाया था? ये अमेरिका नहीं बनाया है, लेकिन अमेरिका के बिजनेसमैन ने बनाया है। शह निक्सन और किसिंजर ने दी थी। राज्य की शह पे चीन में अमेरिकन व्यापारियों ने अमेरिका की सॉरी चीन की जो पूरा ढांचा मैन्युफैक्चरिंग का वो खड़ा किया पिछले 50 साल में। जो लॉजिस्टिक्स है एक दिन में नहीं बनती है, अगर आप उसको तोड़ोगे एक दिन में तो डिस्ट्रप्शन तो होना ही होना है। जो ये बात टिम कुक ने कही एप्पल वाले ने, कि जो पूरी लॉजिस्टिकल जो सिस्टम बना हुआ है सप्लाई चेन का, उसमें जरा भी आप कुछ करोगे उसको ठीक करने में कई साल लगेंगे, वो एक मिनट नहीं होता। क्या इसका फायदा हिंदुस्तान को होगा? हिंदुस्तान कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में वो इकोसिस्टम जो है वो बनाने में 10 साल लगेंगे, जिस तरह का चीन में भी पड़ा हुआ है। उसके लिए उस तरह की उसका सपोर्ट चाहिए अमेरिका का, उसको अलाइन करना पड़ेगा शुरू में अमेरिका से, इस तरह से कि पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ भी रेप्लिकेट हो, यहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाए, यहाँ की जो शिक्षा की कमजोरियां हैं उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक पूरा ढांचा बनाया जाए जो मार्केट उसको सपोर्ट कर सके। तो चीन तो आज बहुत मजबूत जगह पे है। अमेरिका उसमें लगा दिया, 84% अमेरिका पे लगाया। अमेरिका सामान नहीं लेंगे वो, लेकिन चीन का सामान कहाँ जाएगा? उसको बेचने के लिए दुनिया भर पड़ी हुई है, बेचेंगे इधर। अगर अगर अमेरिका, यूरोप ने कहा कि हम अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड नहीं लेंगे, मास्टर कार्ड नहीं लेंगे, वीसा नहीं लेंगे, वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक होगा अमेरिका के लिए। और इसी तरह उन्होंने कहा कि ठीक है सामान अमेरिका से लेंगे, चीन से लेंगे। तो चीन जो अमेरिका के बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी है, वो 70% है, अमेरिका वाली कुल 30% है। तो चीन चाहे तो अच्छी लड़ाई देगा और शायद इसमें जीतेगा भी। मुझे लगता है कि 2030 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे बढ़ जाएगी, और उसमें जैसे लगता है कि ट्रंप का बड़ा योगदान ही होगा कि उसको जो पहले होनी थी 30 तक, शायद 28 तक पूरी हो जाए। तो ये जो इसको जो एक रफ्तार देना है चीन की तरक्की को, शायद इससे घटने की जगह वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेरा ख्याल ऐसा है। जी जी, मैं सतीश जी सिर्फ दर्शकों को बता दूं, दुनिया का जो टोटल एरिया है उसमें रशिया सबसे बड़ा देश है जो 11% टोटल एरिया को कंट्रोल करता है, बिल्कुल 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 पे कनाडा है, नहीं नहीं 99,000, नहीं नहीं, 1 लाख, 1 करोड़ 70 लाख। सॉरी एक सॉरी सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 70 लाख। 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 पे कनाडा है 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 3 पे चाइना है 97 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 4 पे यूनाइटेड स्टेट्स 93 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ब्राजील 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और फिर एकदम से ड्रॉप होता है इंडिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये फिगर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि एरिया वाइज भी लोगों के पास बहुत बड़े बड़े एरिया हैं। मेरा सिर्फ एक अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि इसमें टेक अवे इंडिया का क्या है, और बहुत स्पेसिफिक मैं आपसे पूछूं कि अभी तक इंडिया ने अपने को अमेरिका के साथ कह लीजिए, अमेरिका का पिछलग्गू कह लीजिए, अमेरिका की लाइन कह लीजिए, वो लाइन टो कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड रशिया, ईरान और पैलेस्टीन से करीब करीब हाथ जोड़ लिया है। वी आर नॉट सो थिक, हमारे कोई खराब रिश्ते भी नहीं, लेकिन उस तरह के रिश्ते नहीं रह गए। जो इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें सिर्फ भारत के स्वार्थ के हिसाब से, मैं सिर्फ अपना स्वार्थ कह रहा हूं, दुनिया में ईमानदारी, बेईमानी, ह्यूमैनिटी ये सब छोड़ दीजिए, केवल भारत के स्वार्थ की दृष्टि से भारत अमेरिका के पीछे खड़ा रहता है वो ज्यादा अच्छा है कि चीन के पीछे खड़ा हो जाता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा भारत के स्वार्थ के लिए? देखिए, भारत के व्यापारी चीन से जुड़े हुए हैं, अगर कोई रेगुलेशन ना हो तो सब चीन जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे। तो चीन से जुड़ना भारत वो आज भी जो है, चीन सबसे बड़ा पार्टनर है, हमारा ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि एक तो पास में है, उनकी चीजें सस्ती हैं, अमेरिका से चीजें महंगी हैं, बात बहुत दूर भी है तो बात बनती नहीं। तो चीन हमारा नेचुरल पार्टनर बनने वाला है, लेकिन सामरिक तरीके से वहां मुश्किल होती है। अमेरिका के साथ भी सामरिक चीजें, लेकिन उनकी भाषा हम समझते हैं। वो हमारा डायस्पोरा हमारा अमेरिका में है, तो डायस्पोरा की वजह से बातचीत आसान हो जाती है, इसलिए अमेरिका से ज्यादा बात करते हैं।
लेकिन भारत को दोनों के बीच में इस तरह खेलना होगा कि किसी एक तरफ न जाए। रूस का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। रूस की आज की अर्थव्यवस्था भारत की आधी है। अगर भारत का 3-3.25 ट्रिलियन डॉलर है तो रूस का करीब 1.5 के आसपास ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो रूस एक आर्थिक ताकत नहीं है, लेकिन वो एक मिलिट्री ताकत है और उसको ट्रंप ने बहुत बढ़ावा दे दिया है। रूस कहीं अब झगड़ा दोबारा नहीं कर सकता। यूक्रेन उसका आखिरी झगड़ा होगा और इसके बाद जो छुटपुट कोशिश करते रहेंगे, उसकी अपनी कोशिश रहेगी कि इतना बड़ा जो उसका भूभाग है, उसको लेकर यूरोप पे कैसे हमेशा एक रेलेवेंट फोर्स बना रहे, उसकी सारी कोशिश होगी। लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो सबसे कमजोर पार्टनर होगा पूरे यूरोप में। जितने बड़े देश हैं, सबकी जो जीडीपी है उसके 2-3 साढ़े 3 गुना है। तो रूस अब उसका हिस्सा नहीं रह गया, तो उससे रिश्ता बनाना भारत की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में कैसे हम खेलते हैं, दोनों से अलग नहीं हो सकते और किसी से हम लड़ नहीं सकते। तो हमें दोनों के साथ दोस्ती करके इस तरह करना पड़ेगा कि दूसरा नाराज ना हो। लेकिन ये नाराजगी होगी, उसके लिए हमें डिप्लोमेसी चाहिए। हमारे डिप्लोमेट कैसे ये जो उथल पुथल हो रही है, इसमें कैसे चलते हैं, ये उनकी समझदारी का सबूत होगा या हमारी जो भी स्थिति होगी देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास मौका है कि हम अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स और अच्छी करें और चीन और अमेरिका के साथ इस तरह खेलें कि हम दोनों के साथ अपने दोनों हाथों में लड्डू लेके चले। लेकिन एक तरफ जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और अगर मुझे एक तरफ चुनना पड़ेगा तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुझे अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग या कंज्यूमर प्रोडक्शन के हिसाब से चीन का मुकाबला नहीं है। तो अगर मुझे चुनना पड़ेगा तब तो मैं अमेरिका का चुनाव करूंगा। जी जी, चलिए सतीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी ट्रम्प साहब चल रहे हैं, हमें बहुत से मौके आएंगे जिस पे हमें आपसे बार बार ये समझने के लिए बात करनी होगी कि ये हो क्या रहा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रम्प हमें काफी मौके देंगे। नमस्कार।